हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका आरसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 के बिहार बोर्ड में जो क्लास 10 के जो हिस्ट्री होता है उसमें से देखना है हम लोगों को कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछता है और कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे क्या कि हिस्ट्री में सबसे पहले जो है वो चैप्टर कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं और स्मार्ट तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कौन सा चैप्टर से। तो चैप्टर नंबर 4 से। और याद रखना अपने भारत के सारे प्रश्न को अच्छे से याद करो, क्योंकि अपने भारत से इतने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अब हर साल के क्वेश्चन बैंक पलट के देखो, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने भारत से ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या कि जो हम लोग का जो यानी हम बिहारियों का जो लैंग्वेज है, ठीक है, थोड़ा सा उटपटांग होता है, पर इस बात से मतलब अफसोस मत करना, कभी कभी बीच में मैं बोल देता है सब। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने भारत के प्रश्न को याद करें। और भारत में सबसे पहले भारत के बारे में आपको जानकारी लेना होगा कि भारत की इतिहास क्या है। पहले ये भारत की इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय इतिहास में अगर आप सब्जेक्टिव भी देखेंगे तो हर साल ज्यादा प्रश्न पूछता है, और अगर उसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे तो हर साल ज्यादा पूछता है। तो मुझे लगता है चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, वो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है किससे, बिहार, इनकी भारत से ही पूछा जाता है। तो चलिए भारत के कौन से सबसे पहले कौन से चैप्टर से क्लास 10 के 2024 के लिए जो संभावित जो टॉपिक जो जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे वो कौन कौन से प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि रॉलेट एक्ट। ये जो रॉलेट एक्ट जो दिया हुआ है ना, सबसे पहले रॉलेट एक्ट क्या है, ये कौन चीज है, किस लिए बना, क्यों बना, क्या है, क्या कारण है, ये सारी चीजें आपको जानना होगा। पर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा। क्यों पारित किया गया था, क्या है, तो ये भी आपको जानकारी लेनी होगी। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपको जानना पड़ेगा कि ये जालियांवाला बाग है कौन सी और हत्याकांड क्या है। जाहिर है हत्या मतलब क्या है, किसी की मौत हुई, कांड मतलब कोई हादसा हुआ था, और जालियांवाला क्या है, तो जालियांवाला एक जगह है। ठीक है, और क्या है, वो कांड हुआ था एक बागीचे के अंदर जो है एक मीटिंग हुआ था, और ये कहां पर है, अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट बात बताता हूं कि कहता है कि खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, छोटी सी बात समझो। खिलाफत आंदोलन तुर्की के यानी ऑटोमन के साम्राज्य के लोगों को जब वहां के जो मतलब उसकी जो हार हो गई थी, अगले जो इससे हार हुई थी, जिस वजह से वहां से उनको साम्राज्य से उसको हटा दिया गया था, तो वहां के जो खलीफा थे वो मुसलमान थे, और वो खलीफा थे पूरे मुस्लिम कंट्रियों के, वो क्या थे, वो खलीफा थे, तुर्की के वो बादशाह। लेकिन जब उसको हार हो गई थी ना, तो उनकी बेइज्जती हो गई और वो अपने ही देश में रह के उसको अच्छी चीज नहीं मिलता था, इस वजह से। ठीक है, तो वो खिलाफत आंदोलन हुआ कहा था, तो वहां पर नहीं हुआ था, वो खिलाफत आंदोलन हमारे भारत में हुआ था। ठीक है, और भारत में क्यों हुआ था, क्योंकि भारत में जो अली बंधु और जानी अली बंधु जिसको हम लोग बोलते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई मिलकर के ही क्या किया था, भारत में उसके खिलाफ में मोर्चा निकाला था। किसके खिलाफ में, इंग्लैंड के लोगों के जो उसको हराया था उन्हीं के खिलाफ में मोर्चा निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट आप टॉपिक सुनिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने चलाया था। क्यों चलाया था, किसने चलाया था, क्यों कारण था, क्या कारण था, ये आपको खुद डिसाइड करना है। टॉपिक आप खुद से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद सविनय और आगे आंदोलन, ये भी क्यों चलाया गया था, क्यों हुआ था ये आंदोलन, ये भी आपको खुद सिलेक्ट करना है, कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन कौन था, क्यों बहिष्कार हुआ, इसको क्यों वापस जाने के लिए कहा था, किस बात पे इतनी आपत्ति हुई थी, ये भी आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है। इसके कुछ भी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम सिलेक्टेड, और टाइम बना लेना है, कितने मिनट पढ़ना है, कितने घंटा पढ़ना है, एक दिन में कितना पेपर पढ़ के क्लियर करना है, और कितने क्लियर क्वेश्चन हो चुका है, कितने डाउट है, वो भी आपको खुद तय करना है। उसके बाद दांडी यात्रा, ये भी दांडी यात्रा है। अब क्यों था, किस वजह से दांडी यात्रा नाम क्यों पड़ा, या दांडी यात्रा है कौन सी, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, दांडी यात्रा क्यों शुरू हुई, किसने शुरू किया, कहां था, भारत में था कि विदेश में था, कहां था, ये तो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, नमक सत्याग्रह। अब जाहिर है भाई नमक की बात कर रहा है, यानी कि तो अब नमक का सत्याग्रह क्यों हुआ था, नमक पे क्यों सत्याग्रह हुआ था, कोई तो वजह होगा ना। कोई भी चीजों में कोई भी अगर किसी तरह का भी कोई बदलाव दिखता है ना, तो यकीनन है वहां कुछ तो हुआ है, इस वजह बदलाव दिख रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहता है, बिहार में आंदोलन। अब बिहार में भी आंदोलन हुआ था, तो बिहार में क्यों आंदोलन हुआ, जाहिर सी बात आपको मालूम था, नील की खेती की वजह से मजदूरों पर जुल्म किया जाता, जमीन बंजर होते चले जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट क्या है। अब गांधी इरविन, ये जो गांधी और इरविन देख रहे हैं ना, गांधी जी अलग है और इरविन अलग है, इन दोनों के बीच में
एक जो पैक्ट जो है इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आपको जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को क्यों पढ़ना है? क्योंकि किसान आंदोलन के बारे में जानना जरूरी है। अब देखो, मैं ये नहीं कहता कि किसान आंदोलन आप बिहार पे ही पढ़ो, किसान आंदोलन के बारे में पूरी भारत के बारे में पढ़ो, क्योंकि किसान आंदोलन हर जगह हुई है, हर कहीं ना कहीं किसान को लेकर के आंदोलन हुआ है। और हमारे शायद 2021 में या 22 में हमारे भारत में भी हुआ है किसान आंदोलन को लेकर के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आगे चलते हैं। अब आइए चंपारण, कहता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? चंपारण आंदोलन। अब चंपारण का बिहार में है, तो बिहार में हुआ था ये आंदोलन, क्यों हुआ था ये तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगा। तो इसकी छोटी सी बात समझो, क्योंकि चंपारण जिले के लोगों को कहा था कि आपको जो है ये खेती करना होगा, किसका? नील की खेती। और ये खेती से उनको बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि इस खेती से उसको लाभ नहीं बल्कि नुकसान बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। अब आइए खेड़ा आंदोलन, ये एक जगह का नाम है, जहां सब पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। मोपला विद्रोह, ये भी आपको टॉपिक में पढ़ना है। खेड़ा आंदोलन पढ़ लेना है आपको, मोपला विद्रोह पढ़ लेना है, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह पढ़ लेना है, उसके बाद जनजातीय आंदोलन पढ़ लेना, स्वराज पार्टी पढ़ लेना है। उसके बाद अब आप बताओ कि इनमें से इतने टॉपिक को आप गिनती करो ना यार, एक टॉपिक, दो टॉपिक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 टॉपिक है। अगर ये 17 टॉपिक को अगर आप फुल कमांड के साथ पढ़ लोगे ना, स्मार्ट तरीके से ना, तो मैं आपको बताता हूं आपके मतलब एकदम बेहतर मार्क्स आएंगे। पहला यानी चैप्टर नंबर 4 से, किसका? हिस्ट्री का, सोशल साइंस का, क्लास 10 के लिए हिस्ट्री का, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चैप्टर। अब बोलोगे सर एक बात बताइए, आपने सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 4 क्यों लिखा है? यार मेरा प्लानिंग यही है कि हमने सिलेबस देखा और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी देखा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे भारत से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मुझे चैप्टर नंबर 4 आगे करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या पढ़ना है? आप बोलोगे सर चैप्टर नंबर 4 के बाद आप 1 पढ़ा रहे हो। हाँ, क्योंकि 1 में भी बहुत क्वालिटी है, क्योंकि 1 से ही तो शुरुआत हुई है। ये युद्ध वाली बातें, देश में कब कब क्या बदलाव हुई है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ बदलाव तो हुई है, इसी कंट्री पे जुड़ी हुई बातें करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि जुलाई, तो पहले आपको अगर जो चैप्टर नंबर 1 से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना क्या है? जुलाई 1830 की क्रांतिकारी, ये बात याद रखिएगा। जुलाई 1830 की क्रांतिकारी, सन 1848 ईस्वी की क्रांतिकारी, ठीक है, सन 1848 ईस्वी की क्रांतिकारी। उसके बाद इटली की एकीकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको मेजनी के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद आपको काउंटर काबूल के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद आपको गैरीबाल्डी के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण के बारे में जान लेना है। और आप थोड़ा सा एक टॉपिक छूटा है इसमें, वो है आपका जाकर के विक्टर एनुअल, थोड़े से आप लोग विक्टर एनुअल के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ लिखने में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, भूल गया इसको, तो आप विक्टर एनुअल को भी मत भूलिएगा, क्योंकि विक्टर एनुअल ही तो मतलब सपोर्ट करने वाले थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा फिर बिस्मार्क के बारे में, बहुत ही कमाल का बंदा है। उसके बाद हंगरी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, आप पोलैंड के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बोहेमिया, ठीक है, बोहेमिया, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 से अगर इतने टॉपिक पढ़ लोगे ना बॉस, तो मुझे पूरा यकीन है आप अच्छे मार्क्स ला लोगे। लेकिन सवाल है कि पढ़ोगे तब, अगर नहीं पढ़ते हो ना, ये टॉपिक देखने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप छोड़ दोगे ना, अगर आपके अंदर जुनून और जज्बात नहीं है ना, तो यकीनन मानो आप हार जाओगे। लेकिन अगर आप जज्बाती हो, अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करते हो, तो यकीनन आप जीत जाओगे। और जीतने के लिए सिर्फ 3 महीना काफी है। बड़े बड़े महान हार जाते हैं इस 3 महीने में। कुछ लोग लाखों टाइम स्टडी करके भी हार जाते हैं, कुछ लोग 3 मंथ पढ़ के भी पावरफुल बन जाते हैं, कुछ लोग 9 महीने लगातार पढ़े फिर भी कुछ ना उखाड़ सका, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वर्क करके भी 3 महीने में अपना कामयाबी का महर ठप्पा मार के चला जाता है बॉस। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव होके पढ़ो, अपने अंदर हर वक्त एनर्जेटिक फील करो, क्योंकि एनर्जी ही आपको हमेशा मोटिवेट करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। बोलोगे सर पहले पढ़े आप चौथा, फिर पढ़ रहे हैं फर्स्ट, और उसके बाद तीसरा। अब तीसरा से बॉस सिलेबस देखता हूं ना, तभी कह रहा हूं कि कैसे पढ़ना है आपको। इसी का तो नाम है स्मार्ट वर्क,
कि आप किस तरह से सब्जेक्ट को, किस पेपर को किस कैटेगरी से पढ़ोगे, जिससे आपके मार्क्स भी आएंगे और आप एक्टिवेट भी रहेंगे और आपको खुशी भी होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि भाई मैं मार्क्स अच्छा लाया हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्न देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ यहाँ पर। अब चैप्टर नंबर 3 पे देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 जो है ना, ये पढ़ते हैं हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये सबसे पहला एक अक्सर जो ऑब्जेक्टिव में पसंद पूछता है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये तो ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। अंकोर वाट का मंदिर, ये जानकारी थोड़ी सी लेना कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, किसने बनाया, कौन बनाया था, कब बनी, कहाँ बनी, किस जगह पे बनी, क्या वजह था। अच्छा एक बात बताऊं कि 3 चैप्टर को हम क्यों लिए, क्योंकि आपको मालूम है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 3, ठीक है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारा भारत भी इसी के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसका नाम हिंद चीन पड़ा था। ठीक है, चलिए एक तो सबसे पहले आपको याद कर लेना क्या, अंकोर वाट का मंदिर याद कर लेना है। उसके बाद फ्रांस द्वारा चीन पर उपनिवेश, यानी फ्रांस ने चीन को कैसे उपनिवेश बनाया, कैसे आके घुसा, किस तरह से घुसा, क्या पॉलिसी चलाया था, क्या राजनीति था उसका, जो पूरे चीन को अपने कंट्रोल में कर लिया। बात समझे। उसके बाद फिर चले जाइएगा आप होचिन मिन के बारे में कि होचिन मिन कौन था, ये भी जानना जरूरी है। होचिन मिन क्या था, कैसा व्यक्ति था, किस तरह था, इसका नेचर वाइज कैसा था, ये किस तरह अपने देश के विकास के लिए क्या सोचते थे, ये चीन के बारे में किस तरह का इसका सोच था, यानी वियतनाम और लाओस के बारे में और कंबोडिया यानी कि वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बारे में इसका सोच कैसा था, ये भी आपको जानना होगा। उसके बाद आपको ये भी याद रखना होगा कि उत्तरी वियतनाम में कौन था, दक्षिणी वियतनाम में कौन था, आपको ये भी याद रखना होगा। ठीक है, चलिए एक तरफा अनुबंध, ये भी आपको पढ़ना होगा कि कौन चीज है, आप पढ़ेंगे टॉपिक समझ में आ जाएगा। जापान का हिंद चीन पर आक्रमण, यानी जापान का हिंद चीन पे आक्रमण, यानी जापान ने हिंद चीन पे आक्रमण किया, क्या नतीजा मिला वो भी पता चल जाएगा। फिर आपको जाकर के क्या पढ़ना है, बाउदाई के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद लाओस में गृह युद्ध पढ़ लेना है, कंबोडिया संकट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वियतनामी गृह युद्ध पर इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज, ये भी पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा पंचसूत्री योजना भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद माइली गांव की हत्या के बारे में पढ़ लीजिएगा। होचिन मिन में भूल भुलैया का क्या अर्थ है। उसके बाद नरोत्तम सिन्हा यानी सिहानु कौन था, ये भी जान लीजिएगा। और जो टॉपिक हो आपसे संभव हो तो पढ़ लेना। लेकिन याद रखना बच्चों, माय डियर सभी, एक बात फिर से मैं बोलता हूं कि अगर अच्छा करना चाहते हो तो आपको तो पढ़नी होगी। और सवाल ये उठता है कि आप क्या पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से आप जो इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बैंक में, पहले आप क्वेश्चन बैंक को पहले कलेक्ट कर लो। देखो हमारे जो बिहार बोर्ड में 3 कैटेगरी का स्टूडेंट है। पहला कैटेगरी में क्या है ना, एक वो स्टूडेंट जिसको हम लोग लेवल 3 में रखते हैं, और एक वो स्टूडेंट जो लेवल 2 में रहता है, और एक स्टूडेंट वो जो लेवल 1 में रहता है। देखो लेवल 1 स्टूडेंट को जो लेवल 1 के जो स्टूडेंट होता है ना, उनका इतना कैपेसिटी होता है कि वो टेक्स्ट बुक को भी अच्छे से पढ़ लेगा और उसके बाद वो क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लेगा, और वो मतलब अपने नोट्स को इस तरह से वो तैयार कर लेगा कि वो आगे एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला लेगा। ठीक है, और लेवल 2 का बच्चा और लेवल 2 के बच्चे जितने भी होते हैं ना, उनको अक्सर क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है क्या कि वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम जो है क्या पढ़े, क्वेश्चन बैंक पढ़े या फिर जाकर के टेक्स्ट बुक पढ़े। तो इसी में वो डिसाइड करने में कंफ्यूज में फंस जाता है। तो वो अंत में निर्णय क्या ले लेता है, वो अपने टीचरों से या किसी से पूछता है, तो उससे सजेस्ट करता है कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़ो, तो चलिए उसका हल हो जाता है। और लेवल 3 का स्टूडेंट, लेवल 3 स्टूडेंट को तो कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं कौन चीज से पढ़ूं, क्वेश्चन बैंक से पढ़ूं कि जाकर बुक से पढ़ूं या फिर पढ़वे नहीं करूं। और फिर बाद में क्या करते हैं, कभी यार दोस्तों को फोन लगा करके बोलता है हम क्या पढ़े यार, वो कहता है हम क्या पढ़े यार, हम क्या पढ़े, समझ से बाहर है उसको। और इस तरह के स्टूडेंट जो है, लेवल 3 के स्टूडेंट का रिजल्ट भी लेवल 3 ही वाला एग्जाम होता है उसका। तो अगर लेवल 3 के स्टूडेंट अगर थोड़ा सा अब अगर संभल जाए, मैं उसके लिए मैसेज दे रहा हूं कि लेवल 3 का स्टूडेंट अगर थोड़ा सा समझ जाए अपने आप को, अगर यार दोस्त और जितनी भी डिस्टर्बेबल चीज है जो डिस्टर्ब करता हो, बस एक बात बताता हूं, जितने भी लोग
डिस्टेबल चीज को रखते हो ना, देखो मोबाइल तुम्हारे काम की चीज है, ये बात मानता हूं। आपको जब तक मोबाइल की जरूरत है आप मोबाइल से वो काम कर लो, फिर आप उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूर कर दो आपसे, क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके आसपास रहेगा ना, आपके माइंड को ना पूरी तरह एकदम डिस्ट्रॉय करके रखता है। आपको नहीं पता होगा, मोबाइल एक ऐसी मतलब जो है डिस्टेबल मशीन है, ये है तो ये बहुत काम की चीज, लेकिन आप जिस वक्त इसको काम के लिए यूज करोगे तो ये काम की चीज है। लेकिन अक्सर लोग, कुछ लोग होते हैं जो इनसे बहुत फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनका गलत फायदा उठाता है। ठीक है, तो आप बेहतर होगा, तो आप जो भी हो तो कमेंट में लिखना भाई कि आप कौन सा लेवल का स्टूडेंट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैंने बता दिया, लेवल 1 का स्टूडेंट मैंने बताया कि आपको दोनों कैटेगरी आता है, आप टेक्स्ट बुक भी अच्छे से पढ़ सकते हो और क्वेश्चन बैंक भी। और लेवल 2 का स्टूडेंट वो एक ही बुक को पकड़ता है, और लेवल 3 का स्टूडेंट किसी तरह का बुक नहीं पकड़ता है, वो सिर्फ एक ही चीज पकड़ता है, मोबाइल पकड़ना और दूसरे से बतियाते रहना। ठीक है, तो आप किस तरह के स्टूडेंट हो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, और ये जो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, ठीक है, आप इस टॉपिक को अपने से चाहे बुक के माध्यम से हो, क्वेश्चन बैंक के माध्यम से हो, या किसी अन्य टीचर के माध्यम से हो, या फिर किसी ऑफलाइन माध्यम के टीचर से हो, या ऑनलाइन टीचर के माध्यम से हो, जिस तरह से भी हो, आप इस तरह के जो टॉपिक का पूरा डिटेल कलेक्शन कर लीजिए, फिर आपको टेंशन फ्री हो जाएगा। पढ़ना पर इतना तो होगा ही, क्योंकि आपको मैं ये नहीं कह सकता कि यही टॉपिक आएगा, यही वाला आएगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं ना। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि आपको इतनी टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ये लेवल 1 की स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, और लेवल 2 के स्टूडेंट अगर इतनों में से अगर कुछ टॉपिक को अगर कलेक्शन कर लेना तो वो भी उसका बेड़ा पार है, और रिजल्ट उसको आना है। घबराने से कुछ नहीं होता, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और पैसेंस रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब और कमेंट करो। ठीक है, और अगर वीडियो में अगर आपको इस वीडियो का अगर सॉल्यूशन चाहिए, इन सारे प्रश्नों के अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप अपना कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।